Yes, everybody. So today in this video we'll talk about functions, assets and risk analysis, जिसको हम short form में बोलते हैं FAR analysis. FAR analysis मतलब functions, assets and risk analysis, इसको हम बोलते हैं. FAR analysis बहुत important aspect है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इंटरनेशनल टैक्सेशन में. FAR एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किस तरीके से FAR एनालिसिस हो सकता है, फंक्शंस क्या हैं, एसेट्स किस तरीके से एनालाइज किए जाते हैं, रिस्क एज्यूम्ड कैसे एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो दोस्तों प्लीज़ बने रहिएगा. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करेंगे अबाउट फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस. तो आइए शुरू करते हैं. फंक्शंस, F स्टैंड्स फॉर फंक्शंस परफॉर्म्ड, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स यूज एंड R स्टैंड्स फॉर रिस्क एज्यूम्ड. बाय whom, बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज. हाँ जी, ये फंक्शंस परफॉर्म एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो करते हैं, एसेट्स जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं, और रिस्क जो है जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं इन कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस. हाँ जी, इन कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस में ये जो फंक्शंस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं, एसेट्स जो ये लोग यूज़ करते हैं, और रिस्क एज्यूम्ड जो एक कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज अंडरटेक करते हैं. हाँ जी, किसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क का, जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज अंडरटेक करता है. इट इज़ अ मेथड. What FAR analysis is? FAR analysis is a method of finding and organizing facts about business in terms of FAR by business to identify how they are divided among the associated enterprises. किस तरीके से various functions, assets and risk जो है वो associated enterprises में divided है, different है. Assess the importance of each function in the overall value chain. हाँ जी, ओवरऑल जो वैल्यू चेन है, व्हाट इज ओवरऑल वैल्यू चेन, जो वैल्यू क्रिएशन चेन है. मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बल्क में, होलसेल में गुड्स खरीदता है, उस पर अपना टैग लगा के, अपना ब्रांड नेम लगा के आगे बेचता है. तो व्हाट द वैल्यू दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज क्रिएटिंग इज कि एक तो वो अपना उस पर ब्रांड लगा रहा है और उसको बहुत सारे लोगों के साथ के पास पहुंचा रहा है. इट इज़ अ वैल्यू क्रिएशन चेन. तो इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट पे वैल्यूज़ क्रिएट करके उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है. तो फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम ये असेस कर पाएँ कि क्यों ये जो है, ये कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो वैल्यू चेन का है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको असेस करने के लिए कि what is that critical function, what is that critical asset and what is the critical risk assumed by the associated enterprise. FAR analysis is the starting point. Yes, it is a starting point in determining the arm length price of an international transaction. FAR analysis एक starting point है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की आर्म लेंथ प्राइस को डिराइव करने के लिए. क्यों? क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस अगर आपको डिराइव करनी है तो आपको एक कंपैरेबल पार्टी चाहिए जिससे आप अपनी ट्रांजैक्शन को कंपेयर कर पाएँ और आर्म लेंथ प्राइस जो है वो निकाल पाएँ. अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि साहब कंपैरेबल एंटिटी कौन सी है, और कंपैरेबल एंटिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई होगी. आपके फंक्शंस और उस कंपैरेबल एंटिटी के फंक्शन सिमिलर होने चाहिए लगभग. आपकी एसेट्स और उस कंपैरेबल एंटिटी की एसेट्स लगभग सिमिलर होनी चाहिए, और आपके रिस्क और उस कंपैरेबल एंटिटी के रिस्क जो हैं वो भी लगभग जो है वो सिमिलर होने चाहिए, तभी कंपैरिजन एस्टैब्लिश हो सकता है. दैट इज़ व्हाई वी से दैट दिस FAR एनालिसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेरिवेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम FAR एनालिसिस क्यों करते हैं. मान लीजिए एक है मैन्युफैक्चरर और एक है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये दोनों कंपैरेबल हैं कहीं से भी. अगर मान लीजिए आपको एक मैन्युफैक्चरर की आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है, तो क्या आप इसको एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर कर सकते हो? द सिंपल स्ट्रेट आंसर और द लॉजिकल आंसर इज एब्सोल्युटली नो. एक मैन्युफैक्चरर, एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर या फिर एक ट्रांसपोर्टर से सर कैसे कंपेयर हो सकता है? ये तो लॉजिकली बिल्कुल गलत है. एक मैन्युफैक्चरर एक ट्रांसपोर्टर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो सकता आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए. तो ये जब आपने ये कंक्लूजन निकाला
कि ये दोनों कंपेरेबल नहीं हैं, ये आपको किसने बताया? ये आपको बताया FAR एनालिसिस ने। हाँ जी, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के फंक्शंस, एसेट्स और रिस्क एम्प्लॉयड सब्सटैंशियली डिफरेंट है फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क एम्प्लॉयड विद द ट्रांसपोर्टर। तो ये दोनों बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरर की आर्म प्राइस निकालनी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्टर से कंपैरेबल नहीं है, तो ये बता दो फिर किससे कंपैरेबल है? तो लॉजिकली आपका जवाब ये आएगा इस सवाल पे कि सर ये वाला मैन्युफैक्चरर जो है इसी कैटेगरी के, सेम नेचर ऑफ बिजनेस, सेम एसेट, सेम रिस्क वाला कोई और मैन्युफैक्चरर ढूंढ लीजिए, उससे ये बिल्कुल कंपैरेबल हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला मैन्युफैक्चरर आप इस वाले मैन्युफैक्चरर से जो है वो कंपेयर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है यस, इट कैन बी कंपेयर्ड। दिस मैन्युफैक्चरर एज वेल एज दिस मैन्युफैक्चरर कैन बी इजीली कंपेयर्ड। द आंसर इज यस। ये यस वाला आंसर आपको किसने बताया? अगेन FAR ने। आपने इन दोनों का फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस किया तो आपने ये देखा कि लगभग इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स के जो फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शंस है वो सिमिलर हैं। इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स ने जो एसेट एम्प्लॉयड की हुई है, एसेट मतलब बोथ टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स, तो जो दोनों कैटेगरी ऑफ एसेट्स जो मैन्युफैक्चरर ने डिप्लॉय की हुई हैं अपने प्रोसेसेस में वो लगभग सिमिलर हैं। और जो रिस्क है, तरह तरह के रिस्क होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे किस तरीके के रिस्क जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के जो रिस्क हैं लगभग वो भी सिमिलर हैं। तो क्या इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? हाँ, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? एक मैन्युफैक्चरर जो है वो उससे कंपेयर किया जा सकता है जिसके फंक्शंस, एसेट्स एंड रिस्क इसी मैन्युफैक्चरर के लगभग सिमिलर हों। हाँ जी, ये हेल्प करता है हमारी FAR एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस परफॉर्म्ड। हाँ जी, FAR एनालिसिस का सबसे पहला कंपोनेंट, बिकॉज F स्टैंड्स फॉर फंक्शंस परफॉर्म्ड, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फंक्शंस आर टू बी कंसिडर्ड। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको क्या कंसिडर करना है? इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फंक्शंस ही कंसिडर होंगे। बस वो फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। उसके बाद सेल एक्टिविटी भी हो सकती है उसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि रेवेन्यू तो यहीं से आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बजटिंग भी एक ऑप्शन, बजटिंग भी एक फंक्शन है जो ये मैन्युफैक्चरर करता है, मतलब कि वो क्वार्टरली अपने बजट्स बनाते हैं, उनको रिव्यू करते हैं और उस हिसाब से अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हैं। सो बजटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन विच इज अंडरटेकन बाय दिस मैन्युफैक्चरर। बट क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि बजटिंग जो है वो इसका क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फंक्शन है क्या? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो आप FAR एनालिसिस में फंक्शंस में बजटिंग का फंक्शन जो है कंपैरिजन के टाइम पर इग्नोर इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं है। सच फंक्शंस ऐड वैल्यूज टू द ट्रांजैक्शन। वो वाले फंक्शन आपको एनालाइज करने हैं जिनमें कैपेबिलिटी हो ट्रांजैक्शंस में वैल्यू ऐड करने की। सच फंक्शंस ऐड मोर वैल्यूज टू द ट्रांजैक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू फैच हायर रिटर्न्स। हाँ जी, इस मैन्युफैक्चरर के केस में जो हमने अभी एग्जांपल लिया उसमें बजटिंग एक फंक्शन तो है, बट वो वैल्यू क्रिएशन चेन में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता ट्रांजैक्शंस पे। तो आप इस फंक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। कौन सा ऐसा फंक्शन है इस मैन्युफैक्चरर के लिए जो वैल्यू क्रिएशन करता है, ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऐड करता है? सबसे पहला तो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उसके बाद आप कह सकते हैं सेलिंग एक्टिविटी, उसके बाद आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि सब मार्केटिंग एक्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट बिकेगा भी सही। जितना प्रोडक्ट का बनना इंपॉर्टेंट है उतना प्रोडक्ट का बिकना भी इंपॉर्टेंट है। But budgeting is not that important aspect. Focus should not only be on identifying the maximum number of functions. हमारा जो फोकस होना चाहिए एनालिसिस में, फंक्शंस की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, वहाँ पे फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस को एनालाइज करना है। तो फोकस होना चाहिए कि हमें क्रिटिकल फंक्शंस को एनालाइज ज़्यादा करना है। तो फोकस शुड बी ऑन द क्रिटिकल। मतलब कि FAR एनालिसिस आपको ये कहता है कि यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी aspect, not the quantity aspect of the functions performed. तो क्वांटम ऑफ फंक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ फंक्शंस इंपॉर्टेंट है।
means of those functions which are critical in the value chain creation process, only that has to be considered and analyzed. हाँ जी, तो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म्ड हो सकते हैं? सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म दिस इज ओनली आई वुड से इलस्ट्रेटिव लिस्ट है ये, सिर्फ एक, इसको बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव लिस्ट ना समझें, और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ये फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो भी सकते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हो सकता है, बजटिंग हो सकता है, परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और असेंबली वर्क हो सकता है, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री हो सकता है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जिसको आप कह सकते हैं, शेड्यूलिंग हो सकता है, सुपरविजन हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंक्शंस के जो आप टेकअप कर सकते हो एनालिसिस के लिए। अब एक और यहाँ पर बात करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के या मैन्युफैक्चरिंग वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के फंक्शंस इवैल्यूएट करने हैं, राइट। अभी मैन्युफैक्चरर के लिए जो है वो इन्वेंट्री वाला फंक्शन इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। उसके लिए क्रिटिकल फंक्शन क्या है? उसके लिए क्रिटिकल फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, R&D हो सकती है, उसकी शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है कि प्लांट जो है वो हर समय पर चलता रहे, तो उसको इन्वेंट्री की शेड्यूलिंग ज़रूरी है। सुपरविजन उसके लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर उसको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो। दिस इज़ द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो सिंपल ट्रेडर है, वो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में सब्सटैंशियल वैल्यूज ऐड नहीं करता, तो ये जो ट्रेडर है इसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंक्शन इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली नो। ये जो ट्रेडर है ये R&D क्या करेगा? ये होलसेल में गुड्स खरीदता है और आगे रिटेल में बेच देता है अपना मार्जिन लेके। सो द R&D फंक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बजटिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। परचेजिंग इज अ क्रिटिकल फंक्शन फॉर दिस ट्रेडर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। वेयर हाउसिंग जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोर फंक्शन है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक जनरल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से जो फंक्शंस हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट्स एम्प्लॉयड की। हाँ जी, वन नीड्स टू आइडेंटिफाई द एसेट्स। एसेट्स इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ FAR एनालिसिस। एसेट्स में दोनों आएंगे, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, यूज्ड बाय द एंटिटी बीइंग कंपेयर्ड इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शंस अंडर कंसिडरेशन। The existence of intangible asset in the form of technical know-how, trademarks, patents, etc. contribute to the supernatural growth in the profits of the enterprise. हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? मान लीजिए एक ट्रेडर है जो सिंपली होलसेल में गुड्स खरीदता है और आगे अपने रिटेल कस्टमर्स को बेच देता है। ये यहाँ पे ये सेल कर देता है। दिस इज कैटेगरी ऑफ ट्रेडर नंबर 1 एंड कैटेगरी ऑफ ट्रेडर नंबर 2 इज एक ट्रेडर खरीदता है गुड्स, उस पर अपना खुद का ब्रांड जो है वो लगाता है और आगे रिटेलर को बेच देता है एंड द ब्रांड इज़ अ वेल नोन ब्रांड। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा ट्रेडर कमा रहा होगा? ऑब्वियसली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये वाला ट्रेडर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। वाई? क्यों? क्योंकि ये वेल नोन ब्रांड जो है वो यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स पर। तो इसी तरीके से ये वेल नोन ब्रांड जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से इस ट्रेडर ने इस ब्रांड को यूज़ करके एक सुपर नेचुरल ग्रोथ जो है वो अर्न की। इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं एनालिसिस में जितनी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क एज्यूम की। द लास्ट फैक्टर इन द FAR एनालिसिस इन द FAR R स्टैंड्स फॉर रिस्क एज्यूम्ड। हाँ जी, रिस्क क्यों हम लेकर चलते हैं? क्यों? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट वेयर देयर इज़ मोर रिस्क देयर इज़ मोर रिटर्न। तो आप जब दो एंटिटीज़ को कंपेयर करते हैं आमलन प्राइस निकालने के लिए, तो आप ये कभी भी ऐसे कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता कि आपने एक एंटिटी जो है वो ऐसी ले ली जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही है, बट दूसरी एंटिटी ऐसी है विच इज़ एट अ हाई रिस्क, विच इज़ एट अ वेरी हाई रिस्क। हाई रिस्क मतलब उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, उसने मल्टी कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रखी है, बहुत सारा स्टाफ उसने डिप्लॉय किया हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। तो वह एंटिटी कंपैरेटिवली एक बड़े रिस्क पे, ज़्यादा रिस्क पर बैठी है। तो इस तरीके से आप इन दोनों एंटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। वो दोनों एंटिटीज़ ही कंपेयर हो सकती है जिनकी रिस्क प्रोफाइल
जिन्होंने रिस्क एज्यूम जो है वो लगभग बराबर किया हुआ हो. What in case, sir, if the risk assumed by both the entities is not similar, then you have to make the adjustments either in the price, either in the cost, or either in the profits. तो वो आपको adjustment करने पड़ेंगे to make them comparable. Risk study involves identification of various risks that are assumed by each of the parties to the transaction. हाँ जी, यहाँ पे various risk तो है, but यहाँ पे भी वो functions वाला concept लगता है. That is only critical risk you need to undertake. जो normal risk है, जो लगभग सभी एंटरप्राइजेस के पास है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक दैट रिस्क इन योर एनालिसिस. इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड दैट रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं. जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, और जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पर रिटर्न भी ऑब्वियसली कम है. A careful analysis of the risk assumed by the transacting entities would determine the true characterization of each of the parties to the transaction, as it facilitates adjustments based on differences in risk that are undertaken in controlling transactions as compared to uncontrolled transactions. हाँ जी, ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि आपको कोशिश करनी है कि जो एंटिटीज आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट शुड हैज अज्यूम्ड द सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क. बट अगर सिमिलर लेवल का रिस्क नहीं है तो आपको उन वैल्यूज़ में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द रिस्क. अगर रिस्क में डिफरेंसेस है, सो यू नीड टू मेक द एडजस्टमेंट इन द प्राइजेज ऑफ द डिफरेंस इन द रिस्क दैट आर अंडरटेकिंग द कंट्रोल ट्रांजैक्शन एज कम्पेयर टू अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन. हाँ जी, अगर रिस्क प्रोफाइल सिमिलर नहीं है तो जो नॉन सिमिलैरिटी है रिस्क में, उसका एडजस्टमेंट आपको प्राइस में करना पड़ेगा. इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ रिस्क. हाँ जी, रिस्क की इलस्ट्रेटिव लिस्ट पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं. मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में आपके नॉर्मली आ सकते हैं कंपटीशन का रिस्क, द डिमांड एंड सप्लाई बिहेवियर, ये मार्केट रिस्क में कवर हो जाते हैं. इन्वेंट्री रिस्क मतलब ओवर स्टॉकिंग एज वेल एज अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री गेटिंग आउट ऑफ फैशन, इन्वेंट्री गेटिंग आउट ऑफ ट्रेंड, ये इन्वेंट्री रिस्क में आ सकता है. क्रेडिट रिस्क मीन्स डिफ़ॉल्ट बाय द कस्टमर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट. मीन्स आपके रिसीवेबल्स, आपके डेटर्स ने आपको पैसा नहीं दिया, अगर दिया तो समय पर नहीं दिया, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क. प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क मीन्स इंजरी टू द अल्टीमेट कस्टमर. मतलब आप मान लीजिए कोई फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में है और आपका फूड प्रोडक्ट खा के किसी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो आपके ऊपर क्लेम कर देता है अमाउंट का, देन इट इज़ अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क. हाँ जी, या फिर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, आपने ऐसी गलत कार बना दी कि उस कार से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसको मेजर इंजरी हो गई, तो यहाँ पर आती है प्रोडक्ट लाइबिलिटी रिस्क. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. R&D रिस्क मतलब आपने R&D पे बहुत खर्चा किया, जम के खर्चा किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी वो फेल हो गई, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आप यूज़ नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं वो R&D रिस्क. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिस्क. हाँ जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिस्क. यहाँ पे दो तरह की कैपेसिटीज़ होती हैं. एक होती है आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एक होती है आपकी यूटिलाइज कैपेसिटी. अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी में बहुत बड़ा गैप है तो सर आप एक बहुत बड़े रिस्क पर बैठे हैं. रिस्क ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग योर फुल कैपेसिटी एंड नॉट मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स बाय मेकिंग ह्यूज टर्नओवर्स. अगर आपकी यूटिलाइज कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लगभग बराबर है तो आपके लिए वो रिस्क कम है. एट्रिशन रिस्क क्या होता है? एट्रिशन रिस्क आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपने स्टाफ को, जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, आपने उसको बहुत सारी ट्रेनिंग दी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसको काबिल बनाया काम करने के, और जब वो काबिल बना उसने बोला कि सर बाय बाय, ओके गुड बाय, आई एम गोइंग टू द अनदर कंपनी बिकॉज दे आर पेइंग मी मोर अमाउंट, दे आर पेइंग मी गुड पैकेज, तो वो आपकी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एट्रिशन रिस्क. हाँ जी, तो इस तरीके को कुछ रिस्क हो सकते हैं. दिस इज़ ओनली इलस्ट्रेटिव लिस्ट, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. इस तरीके के जो रिस्क हैं आप अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटिटी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो एनालाइज कर सकते हैं. यस, सो नेक्स्ट इज़ FAR एनालिसिस में कंक्लूजन पे आते हैं. हाँ जी, हमने फंक्शंस परफॉर्म जो है वो पढ़ लिए हैं, एसेट्स एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड वो भी पढ़ लिए हैं, और रिस्क एज्यूम जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है. तो कंक्लूजन की बात करते हैं. इन प्रैक्टिस वन कैन नॉट
वन कैन नॉट कंपेयर ऑल द फंक्शंस रिस्क एंड एसेट्स एम्प्लॉयड। हाँ जी, प्रैक्टिकली हम किसी भी एंटिटी के सारे फंक्शंस एसेट्स और रिस्क जो हैं उनको एनालाइज, उनकी स्टडी नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज क्रिटिकल, हाँ जी, यू हैव टू एनालाइज क्रिटिकल फंक्शंस एसेट्स एम्प्लॉयड एंड रिस्क अंडरटेक फॉर एन एंटरप्राइज। प्रैक्टिकली सारे फंक्शंस रिस्क और एसेट्स जो हैं उसका एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं। Hence, a crucial step in the comparability analysis is the comparison of the economically significant। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे critical functions, assets और risk को क्या क्या कहा गया है? Economically significant functions performed, risk assumed and assets employed। Economically significant means जिनकी turnovers पर बहुत ज़्यादा bearing है, जिनकी profits पर बहुत ज़्यादा bearing है, जिनकी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा बियरिंग्स है, वो वाले फंक्शंस एसेट्स और रिस्क जो है वो आपको कंसिडर करने हैं अपने एनालिसिस में। बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज विद दोज ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टीज विच हैव बीन सेलेक्टेड एज पोटेंशियली कंपैरेबल फॉर बेंचमार्किंग द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ द कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। हाँ जी, आपको इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट फंक्शंस एसेट्स और रिस्क जो है वो टेकअप करने हैं फॉर योर एनालिसिस। जब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को कंपेयर करेंगे किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से, हाँ जी, तो द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, मतलब आपको क्रिटिकल फंक्शंस एसेट्स और रिस्क जो है वो टेकअप करने हैं कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस इज सेंट्रल और कोर टू द ट्रांसफर प्राइसिंग एनालिसिस। हमने पढ़ा था दैट दिस इज द starting point, this is the trigger point of a transfer pricing concept. This is the trigger point for analyzing or calculation of arm length price of a comparable transaction. It helps in FAR analysis, helps in determining the nature of functions performed by the taxpayer and associated enterprises. ये हमारी हेल्प करता है नेचर डिफाइन करने के फंक्शंस का जो करते हैं टैक्स पेयर्स और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डिटरमाइनिंग ट्रू एंड करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एंटिटीज़, ये हमारी हेल्प करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू एंड करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एंटिटीज़, ताकि हम जो एंटिटी है उसको एक कंपेरेबल एंटिटी के साथ कंपेयर कर पाएँ। प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग एनालिसिस, ये हमें गाइडेंस भी देता है जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मेथड्स हैं जो हमने पढ़े थे, जो 6 मेथड्स हैं उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है ये बताने में FAR एनालिसिस जो है हमारी हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पैरामीटर्स फॉर इस्टेब्लिशिंग कंपैरेबिलिटी एंड अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, ये वो पैरामीटर्स हमें बताता है जिसकी वजह से कंपैरेबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। और अगर कंपैरेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं है, कुछ मटेरियल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कंपैरेबल एंटिटीज़, तो उसमें किस तरीके के इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स जो हैं आपको करने हैं ये भी हमें FAR एनालिसिस बताता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है FAR एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, ये भी एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट का। कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से कंपेयर करें, आप जब कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, एंटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई मटेरियल डिफरेंस है तो उसमें कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट होने हैं। एक कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को आप अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन से कंपेयर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है। अगर मटेरियल डिफरेंस अराइज होता है, इफ़ द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ यस, तो आपको क्या करने हैं, कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट उनकी प्राइजेज में। हाँ जी, सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल is the your combination of your cash in hand, is the total of your bank balance, debtors, creditors, your payables, your stock in hand, inventories,
ये सारे का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं किस तरीके से वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो कंपैरेबिलिटी एनालिसिस में आएंगे। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और आपको इसको कंपेयर करना है बी लिमिटेड से। ए लिमिटेड एक प्रोडक्ट सेल करती है, सेम प्रोडक्ट कैश में 10 USD का, और बी लिमिटेड जो है वो भी एक प्रोडक्ट सेल करती है, बट वो जो सेल करती है वो क्रेडिट टर्म्स पे सेल करती है और क्रेडिट देती है 2 मंथ्स का, और ये इसको सेल करती है 12 USD में। देखिए नॉर्मल सी बात है कि जब कैश सेल होगी तो नॉर्मली कम वैल्यू पर होगी, और जब क्रेडिट पे सेल होगी तो नॉर्मली ज़्यादा वैल्यू पे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल प्राइस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। तो जब आप इन दोनों ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करेंगे, ये कंपैरेबल तो हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये कैश में सेल करती है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो क्रेडिट में सेल करती है, और बी लिमिटेड की प्राइस नेचुरली ज़्यादा है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। क्यों? क्योंकि वो 2 महीने के बाद जो है अमाउंट कलेक्ट करेंगे जिस पे वो सेल कर रहे हैं, एंड दिस सेल इज टर्म्ड एज अ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 मंथ्स की कितनी चार्ज करी उसने एडिशनल, दैट इज़ 2 USD, राइट। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट करेंगे। जब भी आप इन दोनों एंटिटीज़ के सेल की वजह से जो भी प्रॉफिट अर्न हुए हैं उसमें जो है वो इस 2 USD का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा टू मेक देम फुली कंपैरेबल, राइट। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट। हाँ जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट में भी 2 तरह की कैपेसिटीज जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। एक होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कितनी है, और एक होती है यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। हाँ जी, अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मान लीजिए 1000 मेट्रिक टन्स की है फॉर प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन सिर्फ 100 मेट्रिक टन का हो रहा है, देन दिस एंटिटी में नॉट बी इन प्रॉफिट, बिकॉज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी में जो है वो मेजर डिफरेंस है। हाँ जी, इन दोनों कैपेसिटीज़ में मेजर डिफरेंस है। अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन तक नहीं ले जा रही है और इसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है। इस क्यों आता है ये डिफरेंस? इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट नहीं होंगे। दिस एंटिटी विल अर्न इधर लेस प्रॉफिट्स और विल बी इनटू लॉसेस बिकॉज ऑफ हाई डायरेक्ट एंड फिक्स कॉस्ट, हाई डायरेक्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाई एंड डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपको इस एंटिटी को अपनी किसी कंपैरेबल एंटिटी से कंपेयर करना है तो आपको उसकी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और यूटिलाइज कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर सिमिलर नहीं है तो वहाँ पर आपको कंपैरेबिलिटी एडजस्टमेंट्स उसके प्रॉफिट में जो है वो करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट का। रिस्क एडजस्टमेंट नॉर्मली होते हैं कैप्टिव एंटिटीज़ में। कैप्टिव एंटिटीज़ क्या होती हैं? कैप्टिव एंटिटीज़ वो एंटिटीज़ होती हैं जो सेल करती हैं या फिर सर्विसेज देती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को। हाँ जी, किसी थर्ड पार्टी को वो जो है वो सर्विसेज या सेल नहीं करती हैं गुड्स, वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सर्विसेज सपोर्ट फंक्शन देने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिस्क एडजस्टमेंट्स कंपैरेबिलिटी एनालिसिस के लिए करना होता है, स्पेशली कैप्टिव एंटिटीज़ में। अगर रिस्क यहाँ पर लेवल ऑफ, सबसे पहले तो नेचर ऑफ रिस्क जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपैरेबल एंटिटी से कि सेम नेचर ऑफ रिस्क जो है, सेम नेचर ऑफ क्रिटिकल रिस्क। उसके बाद जो है इसका एडजस्टमेंट आपको उसके प्रॉफिट्स में या फिर प्राइजेस पे करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू ऑफ सर्विस या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स वो चार्ज करती है अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन से। तो ये हो गया एक तरीके का रिस्क एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कंपैरेबिलिटी एनालिसिस में। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए
एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 100 करोड़ और बी लिमिटेड के पास भी 100 करोड़ है। प्लांट एंड मशीनरी सिमिलर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ए लिमिटेड डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इस प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ लेकर चलती है 8 ईयर्स और बी लिमिटेड लेकर चलती है 10 ईयर्स। हाँ जी, अब यहाँ पे इसने 8 ईयर्स ली है और यहाँ पे इसने 10 ईयर्स ली है। इसकी बियरिंग इनके प्रॉफिट्स पर भी आएगी एवरी ईयर। जब ये फॉर एग्जांपल SLM अगर डेप्रिसिएशन मेथड है तो 8 ईयर्स में हर साल इसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा, तो नॉर्मली जो इसका प्रॉफिट है वो नॉर्मली कम आएगा और इसका प्रॉफिट जो है इन कंपैरिजन ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको इनको कंपेरेबल बनाना है तो यू हैव टू मेक एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। इन दोनों ईयर्स को आपको सिमिलर करके सेम लगभग डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होंगे अगर आपको कंपेरेबिलिटी एडजस्टमेंट्स इसमें करने हैं तो, ताकि ये जो दोनों प्रॉफिट्स के लेवल मिसमैच पे आ रहे हैं ये जो है वो लगभग सिमिलर अकाउंटिंग कंडीशंस पे आ जाए और इन दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपेरेबल हम बना पाएँ। बिकॉज यहाँ पे एक अकाउंटिंग डिफरेंस है कि यहाँ पे यूज़फुल लाइफ जो है वो फिक्स एसेट की 8 ईयर्स ली गई है और यहाँ पे यूज़फुल लाइफ फिक्स एसेट्स की 10 ईयर्स ली गई है। ये एक एग्जाम्पल है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का।